Hello friends, welcome back to my channel MNS Preparation 2021। बायोलॉजी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं आज हम अपना सेकेंड चैप्टर करेंगे। द चैप्टर विच आई हैव डिसाइडेड टू डू टुडे टू टीच यू टुडे इज़ microbes in human welfare. So this chapter is very much amazing and important। इसमें कुछ टर्म्स हैं जो रियली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, माइक्रोब्स के नेम से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा सॉर्टेड तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगी इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। अगर हम पूरे चैप्टर को देखें सो इट इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू 5 टॉपिक्स, दैट इज़ माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस एंड माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में क्या होता है, कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जिससे हम हाउस होल्ड के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट जो हो जाता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स ओनली। जो भी हम कोई भी डो बनाते हैं तो उसमें हम लोग उसको पफ्ड अप अपीयरेंस करने के लिए, उसको फूलने के लिए हम उसमें बेकिंग सोडा डाल देते हैं या ईस्ट डाल देते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ माइक्रोब्स। ईस्ट में माइक्रोब्स होता है, वो पफ्ड अप हो जाता है। तो ये सारे तरीके से हम माइक्रोब्स हमारे हेल्प करती है इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स ना। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसे करती है, इंडस्ट्रियल में जो भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं इंडस्ट्रीज़ में बनते हैं उसमें माइक्रोब्स हेल्प करती है। जो भी जूसेस होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होती है, उन सब में माइक्रोब्स हेल्प करती है। उसके बाद डिटर्जेंट्स में माइक्रोब्स हेल्प करती है, सोप्स में माइक्रोब्स हेल्प करती है। तो बहुत सी चीज़ें जिनमें माइक्रोब्स हेल्प आपको करती हैं एंड हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किस किस चीज़ों में हेल्प करती हैं। सीवेज ट्रीटमेंट, जो भी हमारे घर का सीवेज, गंदा पानी, वॉशरूम का पानी, बाथरूम्स का पानी, ये सब जो सीवेज में जाता है तो वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है वो वाटर, तो उसको कम पोल्यूट करके उसके बाद रिवर्स में ड्रेन किया जाता है। तो कम पोल्यूट करना, उसमें भी माइक्रोब्स का हाथ होता है। प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, आपने देखा है बहुत सारे जो भी मैन्योर होते हैं, खाद वगैरह होते हैं, उसको जो भी काव के डंग्स होते हैं, इन सारे एनिमल्स के डंग्स होते हैं, उन्हें एक जगह पे ऐसे टैंक्स में कलेक्ट कर दिया जाता है। फिर यहाँ पे और अदर गैसेस डाले जाते हैं एंड उसमें से फिर एक गैस निकलती है जिसको घर में यूज़ किया जाता है। हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ वो फ्यूल की तरह काम करती है, उस पर हम खाना बना सकते हैं, सर्दियों में आग जला के से ताप सकते हैं। तो बहुत सारे काम है। तो प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस भी माइक्रोब्स के वजह से ही होता है। एंड बायो फर्टिलाइज़र्स मतलब मिट्टी में जो भी फर्टिलिटी बढ़ाना, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ करना, इको फ्रेंडली होते हैं, प्लांट्स को ज़्यादा अच्छे से हेल्दी ग्रो करने में हेल्प करते हैं, वो सारे माइक्रोब्स भी हम पढ़ेंगे। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट है, इन्हें हमें स्टडी करना है। हम डायरेक्ट एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में माइक्रोब्स कैसे हेल्प करते हैं। Microbes are diverse protozoan, bacteria and fungi and microscopic plants, viruses, viroids and also prions that are proteinaceous infectious agents। यहाँ पे माइक्रोब्स की डेफिनेशन लिखी हुई है कि माइक्रोब्स जो है वो प्रोटोजोन भी हो सकता है, बैक्टीरिया, फंगाई, माइक्रोस्कोपिक प्लांट, वायरस भी हो सकता है, वायरॉइड्स भी हो सकता है, प्रायॉन्स भी हो सकता है, जो कि प्रोटीनेशियस होगा, इन्फेक्टियस एजेंट होगा। तो माइक्रोब्स हमेशा प्रोटीनेशियस होता है, आप ये बात याद रखेंगे। एंड वो कुछ भी हो सकता है, प्रोटोजोन, बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस, वायरॉइड्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इट कॉजेज मेनी डिजीजेज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, ये एंड है, एंड एनिमल्स। तो आपको पता है माइक्रोब से बहुत सारी बीमारी फैलती है। एंड अकॉर्डिंग टू अस, या फिर जो भी मिथ है कि माइक्रोब्स मतलब बीमारी, जहाँ डिजीज़ वहाँ माइक्रोब्स,
हमारी ये मिथ है, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे यूज़फुल माइक्रोब्स भी हैं हमारे सराउंडिंग में, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला है लैक्टोबैसिलस, जिसको हम लैब भी बोलते हैं, LAB लैब, ठीक है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये मिल्क में ग्रो करेगा एंड फिर उसे कर्ड में कन्वर्ट करेगा। हम लोग दूध से दही बनाते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि दूध में हम थोड़ी सी और जो दही बची होती है वो डाल देते हैं एंड उसके बाद उसको वो अगले दिन आप देखोगे तो कवर करके रख दोगे, अगले दिन देखोगे तो वो वापस से कर्ड बन जाता है पूरा का पूरा। तो दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ लैक्टोबैसिलस। जितने भी मिल्क में जितनी प्रोटीन होती है उन सब का ब्रेक डाउन करता है लैक्टोबैसिलस एंड फिर उसे कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। एंड कर्ड में कन्वर्ट कर देता है तो आपको पता है मिल्क से ज़्यादा फ़ायदेमंद आपके लिए कर्ड होता है। कर्ड में विटामिन B12, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, विटामिन B12 की जो एफिशिएंसी है बहुत हाई होती है। कर्ड में बहुत ज़्यादा विटामिन B12 होता है एंड कर्ड जब भी हम खाएंगे लैक्टोबैसिलस अंदर जाएगा तो इट चेक्स कि हमारे स्टमक में कोई अदर डिजीज़ तो नहीं स्प्रेड हो रही है, वो ये चेक करता है इन्फेक्शंस वगैरह, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ लैक्टोबैसिलस इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसेई, सैक्रोमाइसिस सेरेविसेई, इसको हम लोग डो में यूज़ करते हैं। डोसा इडली बनाने के लिए हमें पफ्ड अप अपीयरेंस वाला डो चाहिए होता है। आपने देखा ना, डो आप गूँथोगे तो वो इतना सा रहता है, बट उसके बाद उसको ढक के रख दोगे तो वैसे फूल के इतना बड़ा सा हो जाता है। तो वो किस वजह से हो जाता है? यही वो माइक्रोब है जो कि हम ईस्ट वगैरह डालते हैं तो उसमें यही माइक्रोब रहता है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसेई, जिसके कारण से पफ्ड अप अपीयरेंस हो जाता है। एंड उसमें आपने देखा होगा बहुत सारे होल्स भी होते हैं। होल्स क्यों होते हैं? बिकॉज CO2 रिलीज आउट होता है उसमें से। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मनी। थर्ड कौन सा? प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मनी। ये जो माइक्रोब है इसे हम चीज़ में यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा टॉम एंड जेरी वाला चीज़, आपको याद है? ऐसे रहता है वो चीज़ एंड उसमें बहुत सारे होल्स रहते हैं। तो वो होल्स क्यों रहते हैं? लार्ज होल्स क्यों रहते थे बड़े बड़े? ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ CO2, क्योंकि उसमें से CO2 रिलीज आउट हुआ होता है विद द हेल्प ऑफ प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मनी माइक्रोब। इसके वजह से आपको CO2 का रिलीज दिखता है एंड इतने लार्ज होल्स दिखते हैं, ठीक है। तो आपने देखा हमने यहाँ पे 3 इम्पॉर्टेंट माइक्रोब्स पढ़े हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में। कौन कौन से हैं उसे रिवाइज कर लेते हैं एक बार। पहला है लैक्टोबैसिलस, दैट इज़ लैब या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये मिल्क टू कर्ड कन्वर्ट करने में काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हमने देखा 2 और इम्पॉर्टेंट बैक्टीरियाज, दैट इज़ सैक्रोमाइसिस सेरेविसेई, जो कि डो में यूज होता है फॉर द पफ्ड अप अपीयरेंस। एंड थर्ड हमने देखा प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मनी, जो कि चीज़ में यूज़ होता है। और टॉम एंड जेरी वाला चीज़ याद रखेंगे, इसको स्विस चीज़ कहते हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े होल्स होते हैं ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ CO2, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रीज में माइक्रोब्स कैसे हेल्प आउट करता है? तो मैंने आपको बता दिया था कि बहुत जगह इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। तो किस वे में यूज़ होता है हम लोग डायरेक्ट उस पे ही बात करेंगे। तो पहला है हमारा सैक्रोमाइसिस सेरेविसेई। आपने देखा ये जो है ये माइक्रोब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हाउस होल्ड में भी काम कर रहा था। हाउस होल्ड में उसका क्या काम था? ये डो को पफ्ड अप अपीयरेंस दे रहा था। एंड यहाँ पे इसका इंडस्ट्रीज़ में भी काम है। जो भी फर्मेंटेड मेल्टेड सीरियल्स होते हैं, फ्रूट जूसेस होते हैं, मतलब जनरली आप इतना याद रखो बेवरेजेस बनाने के काम आता है, जैसे कि वाइन, बियर, विस्की, रम, ठीक है। इस पॉइंट से, इस लाइन से ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी ऐसी बेवरेजेस है जो विदाउट डिस्टिलेशन बनती है एंड कौन सी ऐसी बेवरेजेस है जो कि बाय डिस्टिलेशन बनती है। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना पड़ेगा। विदाउट डिस्टिलेशन जो बनती है वो है वाइन एंड बियर।
वाइन एंड बियर आप लोग याद रखेंगे। एंड बाय डिस्टिलेशन, विद द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन जो बनती है वो है विस्की, ब्रांडी, रम। ठीक है, आप लोग सीधे अगर ये याद रख लोगे कि जो भी विदाउट डिस्टिलेशन बन रही है आप वही याद रख लो बस, वाइन एंड बियर। उसके बाद जितनी भी बची, जो भी बची हुई है लाइक विस्की, ब्रांडी, रम, ये सारी बाय डिस्टिलेशन ही बनती है और सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी के हेल्प से ही ये बनती है। ठीक है, ये याद रखेंगे। सेकंड है हमारा एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जो भी इंडस्ट्रीज़ में फॉर्म होती हैं उसमें भी माइक्रोब्स का हाथ होता है। दे आर, एंटीबायोटिक्स क्या है आप ये याद रखें, दे आर केमिकल सब्सटेंसेस। ये केमिकल सब्सटेंस है जो कि प्रोड्यूस की जाती है कुछ माइक्रोब्स की हेल्प से, जो कि माइक्रोब्स की ही ग्रोथ को किल करती है, ये रिटार्ड करती है। ठीक है, और इसमें से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे कि पहली कौन सी एंटीबायोटिक थी, तो आप याद रखेंगे पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड। इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड, केमिकल्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स। तो जो भी केमिकल्स होती हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स होती है, उनका भी फॉर्मेशन होता है इंडस्ट्रीज़ में। कुछ ऐसी एंजाइम्स होती है जो कि बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स होती हैं एंड कमर्शियली माइक्रोब्स के हेल्प से प्रोड्यूस होती हैं। तो अब हम पढ़ेंगे वो केमिकल्स, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक एसिड्स एंड एंजाइम्स जो कि इंडस्ट्रीज़ में इम्पॉर्टेंटली बनती हैं एंड हमारे हाउस होल्ड में भी इम्पॉर्टेंट है, हमारे डे टू डे लाइफ में भी इम्पॉर्टेंट है। आपने बहुत सारे एसिड्स देखे होंगे, तो बहुत सारे जितने भी एसिड्स हैं ना इम्पॉर्टेंट वो सारे माइक्रोब्स की हेल्प से ही बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला ये आपके कुछ इम्पॉर्टेंट एसिड्स है जो कि आपके बुक में दिए हुए हैं आपके एनसीईआरटी में। तो हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला है एस्परजिलस नाइजर। ठीक है, इससे बनता है सिट्रिक एसिड। इसको याद करने का मेरे को तरीका नहीं पता है अभी तक, बाकी सबके शॉर्ट ट्रिक्स तो बहुत इजी, देखते ही आपको याद हो जाएगा। एसिटोबैक्टर एसिटाई, तो एसिटाई से ही एसिटिक, एसिटोबैक्टर एसिटाई से ही एसिटिक एसिड, तो ये आपको दिख ही रहा है। सेकेंड इज क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम। ब्यूटिलिकम में ब्यूट से ही ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड है ना। फिर हमारे पास है लैक्टोबैसिलस, लैक्टो से ही लैक्टिक, लैक्टिक एसिड। एंड फिर हमारे पास है सैक्रोमाइसिस सेरेविसेई, अगेन आया है जो बनाता है इथेनॉल। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 3 जगह दिख गया है आपको, आप प्लीज़ इसे इम्पॉर्टेंटली लर्न करके जाएंगे। ठीक है, एंड जो एक हमारा बच गया एस्परजिलस नाइजर, उसका सिट्रिक एसिड। ठीक है, उसके बाद है एंजाइम्स। एंजाइम्स में लाइपेजेस होते हैं जो कि लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स में यूज़ होते हैं। ये 3 ही एंजाइम्स हैं, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स में यूज़ होते हैं लाइपेजेस। उसके बाद है पेक्टिनेजेस एंड प्रोटीएज। आपने देखा होगा, आप लोग वो जूसेस खरीदते हो बॉटल की, बॉटल वाली जूसेस जो कि रियल ऐसे नाम था ना जूसेस का, बॉटल फ्रूटी वगैरह ये सब खरीदते हो, उसमें लिखा होता है प्योर फ्रूट से बना होता है। तो आपने देखा होगा जब भी आप घर में बनाते हो जूस, ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा कि आप जब जूस बनाओगे तो उसमें बहुत जगह पे देखा है ना, छोटे छोटे ऐसे टुकड़े टुकड़े आ जाते हैं मुंह में, फ्रूट्स के छोटे छोटे, एंड रेशे से आ जाते हैं। बट आपने देखा होगा, आपने जो जूस खरीदते हो बहुत ही ज़्यादा क्लियर होता है। क्यों? क्योंकि उसमें पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज डाला होता है। जब भी आप किसी जूस में पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज डालोगे तो वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोकाइनेस। स्ट्रेप्टोकाइनेस एज अ क्लॉट बस्टर यूज़ किया जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट एंजाइम है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये देखिए, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ था, ये एनसीईआरटी में ये टेबल बनी हुई है, ये एनसीईआरटी के टेबल है, इसे आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। सिट्रिक एसिड बनता है एस्परजिलस नाइजर, एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर एसिटाई, ब्यूटेरिक एसिड
क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम, लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस, इथेनॉल सैक्रोमाइसिस सेरेविसेई। वेरी इजी ओके, आप लोग इसे लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स दो ही है जो कि इंडस्ट्रीज में बनते हैं थ्रू माइक्रोब्स, दैट इज साइक्लोस्पोरिन ए माइक्रोब का नाम है, जो जिससे हम लोग बनाते हैं इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, इम्यूनोसप्रेसिव इम्यूनिटी को सप्रेस करने वाला एजेंट, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट ओके। उसके बाद है स्टैटिन्स। स्टैटिन्स जो होता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल जिसका बढ़ जाता है उन्हें स्टैटिन्स दिया जाता है ताकि उनका ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए। एंड जो भी आपने देखा होगा इम्यूनो को सप्रेस करना, इम्यूनिटी को कम करने वाले एजेंट साइक्लोस्पोरिन ए को कहा जाता है। ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्ज़ाम। इसमें मैंने जितने भी स्लाइड्स में चीज़ें दी हैं वो सारी इम्पॉर्टेंट है, सॉरी गाइस, वो सारी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो सारी आपके एग्ज़ाम्स में डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो सीवेज में भी हमारा माइक्रोब्स यूज़ होता है। मैंने आपको बताया जो भी वेस्ट हमारे घर से निकलता है उसमें भी माइक्रोब्स यूज़ होता है। ठीक है, सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट टू मेक इट लेस पोल्यूटिंग बाय यूजिंग हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स। तो पहला पॉइंट यहीं पे कि हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स यूज़ किए जाते हैं नेचुरली प्रेजेंट इन सीवेज। सीवेज ट्रीटमेंट इज़ डन इन 2 स्टेजेस। ठीक है, जो भी पूरा प्यूरिफिकेशन है इस वाटर का, हम लोग पूरी तरह तो इतना क्लीन नहीं कर पाएंगे इस वाटर को, लेकिन जो पहले की तरह जो हम लोग डायरेक्टली ड्रेन कर देते हैं रिवर्स में तो वो उससे रिवर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाता है एंड जो भी एक्वेटिक एनिमल्स है उन्हें बहुत ज़्यादा हार्म होता है। इस वजह से हम उसे लेस पोल्यूटेड करके उसके बाद ड्रेन करेंगे रिवर में। तो इसके 2 स्टेजेस होते हैं, 2 स्टेजेस इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, दूसरा होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, जो भी आपके पास आया सीवेज उसमें से जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उसका फिल्ट्रेशन, उसे बोलते हैं सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जैसे कि मिट्टी हो गई, कोई भी प्लास्टिक का कुछ हो गया, कंकड़ वगैरह हो गए, छोटे छोटे पेबल्स, उन सबको थ्रू सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है। अगर हम किसी भी टैंक में सीवेज को कलेक्ट कर लेते हैं एंड उसके बाद हम उसको कुछ देर के लिए छोड़ देंगे तो नीचे अपने आप सेटल डाउन हो जाएंगी जो भी गंदगी होगी, उसके बाद हम उस वाटर को उसमें से निकाल लेंगे, इसी को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं। जब हमने उसको पानी को उसमें से निकाल लिया उसके बाद हम लोग उसको दूसरे टैंक में रखते हैं। इस टैंक को बोलते हैं एरेशन टैंक। इस टैंक को क्या बोलते हैं, इस टैंक को बोलते हैं एरेशन टैंक। ठीक है, एरेशन टैंक। इसमें क्या करते हैं, हम एरोबिक माइक्रोब्स इनटू फ्लॉक्स ग्रो करेंगे। ठीक है, इसमें हम एरोबिक माइक्रोब्स डाल देंगे एंड एरोबिक माइक्रोब्स मतलब वो माइक्रोब्स जिन्हें ऑक्सीजन की नेसेसिटी होती है, ज़रूरत होता है ऑक्सीजन उन्हें, तो हम इसमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे एंड एरोबिक माइक्रोब्स प्रोवाइड करेंगे। तो वो धीरे धीरे अपना काम करते जाएंगे और जो भी गंदगी होगी उसे खाते जाएंगे खाते जाएंगे खाते जाएंगे और फिर वो बाद में क्या करेंगे, एक जगह पे इकट्ठा कर लेंगे, एक जगह पे नीचे में ऐसे यहाँ पे इकट्ठा कर लेंगे वापस से। तो वो इकट्ठा क्या हुआ तो रह गया, उसके बाद उसको वापस निकाल के दूसरे में डालेंगे, दूसरे एक और एरेशन टैंक में डालेंगे, उसमें एनारोबिक माइक्रोब्स डालेंगे। एनारोबिक कौन से, जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। तो जब वो एनारोबिक माइक्रोब्स डालेंगे हम लोग तो एनारोबिक माइक्रोब्स भी ऐसे ही करेंगे, जो भी खाना होगा वो लोग खा लेंगे। तो ऐसे करते करते वो भी नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। उसके बाद जो पानी हमारे पास बचेगा उसे हम लोग डायरेक्टली ड्रेन आउट कर देते हैं इन दी रिवर्स। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है सीवेज ट्रीटमेंट का। ओके,
तो दीज माइक्रोब्स इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, मतलब ऑर्गेनिक वेस्ट जो भी था उनका कंजप्शन, उनको खाना इंक्रीज कर देते हैं, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा खा सकते हैं उतना खा लेते हैं। एंड डिक्रीज द बीओडी, और बीओडी को कम कर देते हैं। बीओडी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जिसका फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जितना कम होता है वाटर उतना ही कम पल्यूटेड होता है। जितना ज़्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा, बीओडी होगा, उतना ज़्यादा पल्यूटेड वाटर होगा। इस बात को आप लोग क्लियर कर लें। ठीक है, तो ये पूरा सीवेज ट्रीटमेंट था। नेक्स्ट हमारा है माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन। इसमें पहले मैं सिंपली आपको डायग्राम से समझाती हूँ। ये पूरा डायग्राम है। इसमें क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे एनिमल है। ठीक है, ये कलर तो विजिबल नहीं है आप लोगों को, या एनिमल है हमारे पास यहाँ पे। एनिमल का जो भी डंग होगा, डंग गोबर जो भी होगा जिसे हम बोलते हैं, उन सबको हम लोग यहाँ पे, जिसे हम लोग मैन्योर भी बोलते हैं, उन्हें हम यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे उन्हें, तो ये बायोगैस जनरेटर है। ये क्या करेगा, बायोगैस बनाएगा। इसमें बायोगैस बनाएगा। इसमें मीथेन रहता है बायोगैस में, आपको पता होगा। इसमें बायोगैस में कौन कौन से गैसेस होते हैं ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बायोगैस में मीथेन होता है CH3, कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2। ठीक है, ये सारे गैसेस होते हैं बायोगैस में। बायोगैस बन गया, सिंपली फंडा है। उसके बाद आपका क्या हुआ, मीथेन। मीथेन बायोगैस इज सिंपली मीथेन। ओके, यहाँ पे आपको घर में ज़रूरत हुआ आग जलाने का, एज अ फ्यूल इट वर्कड आउट, फिर ये वहाँ ऊपर रिलीज हो गया एंड वो एज अ CO2 ही रिलीज हुआ ना। देखो यहाँ पे लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज टू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गया। उसके बाद फिर वापस से कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कौन करता है, एक ही चीज़ है पूरे अपने वर्ल्ड में जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर सकते हैं, वो है प्लांट्स। प्लांट्स फिक्स करेंगे थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड अगेन ये साइकिल रिपीट होते रहता है। ठीक है, तो दिस इज द होल प्रोसेस। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन। बायोगैस, ये बायोगैस लिखा हुआ है। ओके, बायोगैस, बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल एक्टिविटी दैट कैन बी यूज्ड एज फ्यूल। बायोगैस एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है जो कि माइक्रोबियल एक्टिविटी के थ्रू बनाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, जिसे एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। सर्टेन बैक्टीरिया, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि एनएरोबिकली, मतलब विदाउट ऑक्सीजन ग्रो करते हैं सेल्यूलोजिक मटेरियल प्रोड्यूस, सेल्यूलोजिक मटेरियल पे, सेल्यूलोजिक मटेरियल मीन्स डंग पे, गोबर पे। ठीक है, टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन। और वो गोबर पे जब भी वर्क करते हैं तो वो बहुत लार्ज अमाउंट में मीथेन बनाते हैं। तो जब भी मीथेन बनाते हैं अलॉन्ग विथ CO2 भी होता है उसमें एंड H2 भी होता है। तो 3 गैसेस आपको यहीं पे पता चल गए है ना। 3 गैसेस आपको यहीं पे पता चल गए। कौन कौन से गैसेस हो गए, एक हो गया मीथेन CH3, एक हो गया CO2 एंड एक हो गया H2। ठीक है, तो ये तीनों गैसेस हो गए। ये तीनों गैसेस, सबसे ज़्यादा लार्ज अमाउंट में मीथेन होता है। ये तीनों गैसेस एक साथ मिलके बायोगैस बना देते हैं एंड उसी को कहा जाता है गोबर गैस भी। एंड जो भी बैक्टीरिया जो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं उन्हें एक साथ मिला के मिथेनोजेंस कहा जाता है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि बायोगैस में या फिर गोबर गैस में जो भी बैक्टीरियाज होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मिथेनोजेंस। ओके, मिथेनोजेंस, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ लास्ट हमारा जो है माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स।
मिट्टी में जो भी हमारे इको फ्रेंडली माइक्रोब्स हैं उनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। माइक्रोब्स एज बायोफर्टिलाइजर्स। बायोफर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट इनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल। बायोफर्टिलाइजर जो है कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि न्यूट्रिएंट क्वालिटी सॉइल की बढ़ा देते हैं। मैंने आपको बोला ना कि सॉइल को इनरिच करते हैं, तो सॉइल की ये न्यूट्रिएंट क्वालिटी इंक्रीज कर देते हैं। द मेन सोर्सेज इंक्लूड्स बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया। ये साइनो एक साथ है, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। जो भी इसमें मेन है वो होते हैं बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया। तो कौन कौन से मेन बैक्टीरियाज हैं उन्हें हम एक बार रिवीजन कर लेते, पढ़ लेते। पहला है हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो रूट नोड्यूल के फॉर्मेशन में काम आता है ऑन रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स में, ठीक है। रूट नोड्यूल फॉर्मेशन लेग्यूमिनस प्लांट्स में होता है, उनमें काम आता है। एंड इंक्रीज करता है नाइट्रोजन लेवल। सिंपली अगर हम देखें तो राइजोबियम बैक्टीरिया का काम होता है नाइट्रोजन, जो भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसे फिक्स करना, ठीक है, उसे फिक्स करना। सेकेंड है हमारे पास एजोटोबैक्टर एंड एजोस्पाइरलम, ठीक है। एजोस्पाइरलम एंड एजोटोबैक्टर ये मिट्टी में रहते हैं, सॉइल में रहते हैं, लिव इन सॉइल, एंड ये फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ही फिक्स करते हैं इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म्स में, ठीक है। उसके बाद हमारा है माइकोराइज़ा। आपको पता है इसमें से मोस्टली जो है ना वो बैक्टीरियाज जो हैं वो नाइट्रोजन को ही फिक्स करते हैं, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन को फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्लांट्स जो हैं उन्हें नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरत होती है। पूरे एटमॉस्फेयर में ही नाइट्रोजन है, बट वो उस नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर पाते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट्स यूज़ नहीं कर पाते हैं। इस वजह से इन सारे बैक्टीरियाज को उन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करना पड़ता है ताकि प्लांट्स यूज़ कर सकें, ठीक है। थर्ड है हमारा माइकोराइजे, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद हायर प्लांट्स, ठीक है। हायर प्लांट्स और फंजाई के बीच में जो रिलेशन होता है ना उसी को माइकोराइजे कहते हैं। एंड ये फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इंक्रीज करता है। एंड ये जो एसोसिएशन होता है ये हमारा इसमें आपको मिल जाएगा, रूट्स में मिल जाएगा, एंड ये फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इंक्रीज करता है। फिर हमारा फोर्थ है साइनोबैक्टीरिया, जिसमें आएगा नॉस्टॉक, एनाबेना, ये सब आएगा, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करता है। और जो पैडी फील्ड्स होती हैं दिस एक्ट्स एज इम्पॉर्टेंट बायो फर्टिलाइज़र। ये थोड़ा इधर से लाइन मिक्सअप हो गया है कि ये है, उसके बाद आप यहाँ देखिएगा बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गे भी साइनोबैक्टीरिया होता है। तो साइनोबैक्टीरिया हमने कौन कौन सा देखा, नॉस्टॉक, एनाबेना एंड ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है। ये तीनों ही साइनोबैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे ऑल्सो ऐड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ये जो चारों बैक्टीरियाज हैं इन चारों का मेनली एक ही काम है, ये दो ही काम है कि नाइट्रोजन फिक्स करना है एंड सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करनी है, ठीक है। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर्स हो गए। एंड इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश हो गया। आप लोग मुझे बताएंगे आपको कैसा लगा ये चैप्टर। कहीं डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। कलरफुल्ली मैंने बहुत सॉर्टेड तरीके से बताने की कोशिश की है। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन, ईज़िली आराम से पूछिएगा, आपको कमेंट में ही आंसर मिल जाएगा। एंड yeah, thanks for watching, thank you very much. Please like, share and subscribe to my channel अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं। एंड या बायोलॉजी सीरीज़ में नेक्स्ट चैप्टर और भी ज़्यादा ऑसम होगा एंड मैं एक्सप्लेन और अच्छे से उसे करूँगी, अपना पूरा 100% दूँगी। सो या वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।